आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। गीता जी का श्रवण नियमित रूप से कर रहे हैं। हमारे कई संशय उनकी वाणी से स्पष्ट हो चुके हैं, तथापि कुछ प्रश्न और अधिक विस्तार से जानने की इच्छा है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था व वर्णवाद एवं वर्ण संकरता पर प्रकाश डाला गया, परंतु वर्तमान समय में तो विभिन्न वर्णों के लोगों का आपस में विवाह देखा जाता है और कई बार पूर्ववर्ती समय में भी विचारकों ने इस तरह के विवाह को मान्यता दी है। तो क्या इसे तर्क सम्मत माना जाए? वर्ण व्यवस्था पर जब भी विचार करना हो तो इसको दो हिस्सों में बांटना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का एक चिंतन होता है आध्यात्मिक उन्नति के विषय में। आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का एक चिंतन होता है और दूसरा क्षेत्र है सामाजिक व्यवस्था। प्रायः जब भी वर्ण का प्रसंग आता है तो हमारे सामने केवल सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के ही मन चिंतन करता है। सबसे पहले ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मेरा क्या वर्ण है ना। समाज में दूसरे लोग किस वर्ण के हैं, वहाँ क्या वर्ण व्यवस्था है, क्या वर्ण संकरता है, उसको आप थोड़ा अलग रखें। पहले ये निश्चय हो कि मेरा क्या वर्ण है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का प्रथम जो उसकी आवश्यकता है वो आध्यात्मिक उन्नति के परिप्रेक्ष्य में है, विवाह आदि के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो सेकेंडरी है। तो जब हम पहले ये तय कर लेंगे कि मेरा क्या वर्ण है, तो उस वर्ण के आधार पर ही हमारी साधना का रूप निर्धारित होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग निर्धारित होगा। और जब अपने वर्ण का निश्चय करना हो तो उसमें एक तो तरीका यह है कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उस परिवार के आधार पर वो निश्चय होता है, लेकिन परिवार के आधार पर वर्ण का निश्चय यह भी दूसरे स्तर पर है। प्रथम स्तर जो है वो है हमारे अंतःकरण की प्रकृति। वर्ण का अर्थ होता है रंग। अभी ऐसे समझें, हमारे अंतःकरण में कौन सा रंग है। अब शरीर के रंग पर मत जाना, नहीं तो फिर झगड़े होने लगेंगे। बोले रंग भेद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब हमने रंग कहा
तो रंग मतलब अंतःकरण की संस्कार। हमारा अंतःकरण भी तो किसी रंग में रंगा होता है ना। तो ये मन किन रंगों में रंगा हुआ है? अगर इस मन में ब्राह्मणी रंग हैं, ब्राह्मणी रंग क्या होते हैं? शमः, दमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि शास्त्रों में वर्णित हैं। तो यदि ब्राह्मणी रंगों में रंगा हुआ अंतःकरण है तो हमारी जो निजी पहचान है वो ब्राह्मण के रूप में है। और यदि हमारा जन्म क्षत्रिय ब्राह्मण परिवार में हुआ हो लेकिन हमारे अंतःकरण में क्षत्रिय वाले रंग हों तो अपने आप के लिए ये मान लेना कि हम क्षत्रिय हैं, दूसरों से बताना जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप की ही पहचान सिद्ध करनी है ना, क्योंकि हर वर्ण ब्रह्म ज्ञान में रुकावट है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत सावधानी से बोली जा रही है। हर वर्ण ब्रह्म ज्ञान में एक रुकावट है, इसलिए उस वर्ण का बाध कैसे करना है ये तभी तय हो पाएगा जब हमें ये पता हो कि वर्ण कौन सा है। ब्राह्मणत्व भी व्यावहारिक पहचान ही है ना। ब्राह्मणत्व कोई आत्मा का लक्षण तो नहीं है। तो जितनी व्यावहारिक पहचानें हैं उन सभी व्यावहारिक पहचानों का तो बाध करना पड़ेगा, और वो पहचान जैसी होगी उसके अनुरूप बाध का तरीका खोजा जाएगा। तो वर्ण पर जब विचार करना हो तो पहले अपने भीतर, वर्ण का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्ण्यते अनेन इति, किसी का वर्णन कैसे किया जाए, किसी की व्याख्या कैसे की जाए, ये व्यक्ति कैसा है। जब किसी व्यक्ति के विषय में वर्णन करना होगा तो उसका वर्णन करने के लिए जो भी हमको उसके भीतर लक्षण मिलेंगे, एक व्यक्ति के व्यवहार में शम दिख रहा है, दम दिख रहा है, तितिक्षा दिख रही है, श्रद्धा दिख रही है, सात्विक वृत्ति दिख रही है, क्षमा वृत्ति दिख रही है, तो इन वृत्तियों के आधार पर ही उसका वर्णन किया जाएगा। तो वर्णन करने के लिए व्यक्ति के भीतर जो लक्षण हैं उन्हीं लक्षणों को वर्ण कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिसके व्यवहार में ओज दिख रहा है, क्षत्रियत्व के जो गुण होते हैं वो दिख रहे हैं, शौर्य, पराक्रम, दान, तो उन सब लक्षणों के आधार पर उसका वर्णन किया जाएगा। वो वर्णन करना ही वर्ण है। तो वर्ण का निर्धारण पहले निजी तौर पर होता है। मेरा कौन सा वर्ण है, मेरे अंतःकरण की प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, और उस प्रकृति के अनुसार फिर जीवन जीना, उस प्रकृति के अनुसार अपने जीवन शैली का निश्चय करना। तो एक वर्ण का निश्चय आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है। हाँ, इस विषय में हमने पूरा एक सत्र लिया था, हो सकता है अगर YouTube पर उपलब्ध होगा तो आप सुन लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था पर ही, और उसमें उसका भी जो ये आध्यात्मिक पक्ष है इसी पक्ष पर हमने चर्चा करी थी, चारों वर्णों को तुलना करते हुए। दूसरा वर्ण व्यवस्था का चिंतन
सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में होता है। अब सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में देखें तो चूंकि समाज इस समय पर वर्ण आधारित नहीं रह गया है, इसलिए अब समाज में वर्ण के आधार पर विभाजन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये युग की प्रकृति है, ये कलयुग की प्रकृति है। कलयुग में प्रायः ऐसा होगा, ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्ण भेद नहीं रह जाएगा, और वर्ण भेद नहीं रह जाने से फिर धर्म का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि धर्म का निश्चय वर्ण के आधार पर ही किया जाता है। धर्म माने कर्तव्य, तो कर्तव्य का निश्चय तो व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार ही किया जाएगा ना। किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है, किसका क्या जन्मजात स्वभाव है, उस जन्मजात स्वभाव के आधार पर ही कार्य क्षेत्र का निश्चय किया जाता है। तो अब जब समाज में बड़ा मिश्रण हो गया होता है, उस समय पर वर्ण जरा अप्रासंगिक सा मालूम पड़ता है। तो उस स्थिति में फिर कौन किससे विवाह करे नहीं करे, तो ये निर्णय बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भौतिकवाद की ओर समाज बढ़ने लगता है तो वहाँ पर फिर अंतर जगत के लक्षणों की पहचान जरा शिथिल हो जाती है। फिर व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार है वही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाह्य व्यवहार के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निश्चय किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। भीतर कौन फिर देखने जाएगा? इसलिए फिर व्यवहार में व्यवस्थाएं वर्ण के आधार पर नहीं चल पाती हैं। युग के प्रसंग में, कलयुग के संदर्भ में विशेष रूप से बात है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम होता है वो होता है सनातन धर्म के संरक्षण में। भगवान भाष्यकार जी ने गीता जी में कहा है कि ये जो ब्राह्मणादि वर्ण हैं, ये वर्ण जब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तभी सनातन धर्म की रक्षा होती है। वर्ण और आश्रम, ये दो सामाजिक व्यवस्थाएं ही सनातन धर्म के संरक्षण के उपाय हैं। वर्ण और आश्रम, अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो व्यक्ति ने अपने वर्ण संबंधी आचरण को भी छोड़ दिया और आश्रम संबंधी आचरण को भी छोड़ दिया। कहने के लिए कोई गृहस्थाश्रम में है, लेकिन गृहस्थाश्रम के धर्म क्या होते हैं, उसके शास्त्रीय आचरण क्या होता है, ये बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत कब होती है? बोले जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में है। ऐसे नहीं होता है। हर आश्रम की शुरुआत एक विशेष संस्कार से होती है। क्या केवल युवक युवती साथ में रह रहे हों तो आप ये मान लेंगे कि ये गृहस्थाश्रमी है? गृहस्थाश्रम की शुरुआत तब होती है जब ब्राह्म पद्धति से विधिवत अग्नि के साक्षिता में विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो। इसी तरह किसी ने अपनी मर्जी से ही गेरुए वस्त्र पहन लिए तो क्या मान लिया जाएगा कि संन्यासाश्रमी है? तो हर आश्रम की शुरुआत एक संस्कार से होती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है यज्ञोपवीत संस्कार से, और फिर उस आश्रम की एक जीवन शैली होती है, एक जीवन पद्धति होती है, जीवन जीने का एक ढंग होता है। तो जब हमारे समाज ने आश्रम संबंधी जीवन शैली ही छोड़ दिया हो, वर्ण संबंधी जीवन शैली ही छोड़ दिया हो, तब फिर
ये व्यवस्था जरा अप्रासंगिक मालूम पड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में कौन किससे विवाह करेगा नहीं करेगा, ये इस पर विवाद करना या इस पर विचार करना भी व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है। वो सार्थक तभी होगा जब उस विचार के अनुशासन में व्यक्ति और समाज जीता हो। जब कोई शास्त्रीय विचार अनुशासन के धरातल पर ना हो, हमारे ऊपर उसका शासन ना हो, तब तो फिर हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी से जीता है। और मनमर्जी से जीने वाले समाज के ऊपर वर्ण और आश्रम के विचार का क्या प्रभाव है। भगवान बोलते हैं गीता जी में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान बोले कि जब किसी व्यक्ति ने शास्त्रीय अनुशासन का त्याग कर दिया हो और केवल अपनी वासनाओं के आधार पर ही जीवन जीता हो, तो उसे फिर परागति की तो प्राप्ति नहीं हो सकती है, न सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो वर्ण व्यवस्था मतलब शास्त्र सम्मत जीवन शैली, आश्रम व्यवस्था मतलब शास्त्र सम्मत जीवन शैली। तो वर्ण पर सामाजिक दृष्टि से विचार तभी हो सकता है जब समाज शास्त्र सम्मत जीवन जीने के लिए प्रस्तुत हो। ऐसे तो इसलिए हम समझते हैं कि एक साधक के रूप में हमारे लिए केवल इतना ही जरूरी है कि हम अपने वर्ण का निश्चय करें और हमारे निजी वर्ण के आधार पर हमारी क्या जीवन शैली होनी चाहिए, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो। तो ये विचार ही उपयोगी मालूम पड़ता है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।